आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इकबाल अंसारी। आज हमारे जो मेहमान हैं वो राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव श्री कपिल चंद्रा जी मौजूद है हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे आज की राजनीति के ऊपर, आज के विकास के ऊपर। कैसे चल रहा है इकबाल भाई? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका सच आईना सच का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लाइव आ सकूँ और अपने विचार रख सकूँ। सभी जनपद वासियों को, धनौरा वासियों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मौजूदा प्रदेश सरकार की बात है, राजनीति की बात है, मेरे हिसाब से ये सरकार 100% विफल हुई है। किस देश को आप कहते हैं कि सरकार विफल हुई? आप बात देख लीजिए कि 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की कमान उनके हाथ में गई। जो वादे उन्होंने किए थे, भाजपा का जो मैनिफेस्टो था, उसमें से एक भी काम पूरा नहीं किया गया। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो भी वो विफल है, और अगर प्रदेश की बात करूं तो भी वो विफल है। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूं तो हमारी पार्टी किसानों का प्रतिनिधित्व करती है, किसानों की बात करती है। 2017 से हमारी निरंतर मांग रही है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। 1 रुपया गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया। धनौरा विधानसभा की बात करें तो धनौरा विधानसभा में मौजूदा विधायक जो हैं या जो यहाँ पे सांसद रहे उस समय, अब यहाँ पे सांसद और हैं, उनके द्वारा भी कोई काम नहीं किया गया। आप स्वयं अमरोहा से बिलोंग करते हैं, आपने देखा है कि जो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने या मेरे द्वारा जो यहाँ पे सड़कें बनाई गई, उनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही इनसे। तो विकास क्या बोलेंगे इनको? इन्होंने विकास किया क्या है जब मरम्मत नहीं करवा पा रहे? किसानों की अगर बात करें, गन्ने का मूल्य हो या उनकी पेस्टिसाइड्स के बारे में सप्लाई कराने की बात हो, तो ये हर जगह विफल रहे। कभी मेरा सवाल है कि भाजपा जो मैनिफेस्टो था, जो जनता से वादे किए थे, तो क्या वादे पूरे हुए? क्या आप हमें बताएंगे क्या क्या वादे किए थे? उनमें कुछ वादे पूरे हुए या नहीं? साहब, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था प्रदेश में और देश में। इन्होंने नौकरी देना तो दूर, अब नौजवान जो युवा वर्ग है वो पकौड़े तलने को तैयार है, संविदा पे लेकर आ गए हैं। और अभी कल परसों एक नया इन्होंने अध्यादेश जारी किया है कि 20 जून से जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं, जो आवेदन हुए हैं, उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो आप ये बताइए कि आज की डेट में नौजवान करेगा क्या? पकौड़े ही तलेगा। अच्छा, अगर आपकी धनौरा विधानसभा की बात की जाए तो आपकी धनौरा विधानसभा में, यहाँ की धनौरा विधानसभा से विधायक जो हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं, तो बीजेपी पार्टी के विधायक द्वारा कितना विकास कराया गया है या सांसद के द्वारा कितना विकास कराया गया है? कैसा देखते हैं आप? साहब, जो पहले विधायक सांसद थे कंवर सिंह तंवर जी, उन्होंने एक गांव लिया था चकनवाला गोद। आप स्वयं जाके देख लें कि वहां पे क्या विकास हुआ है। ये चकनवाला कौन से ब्लॉक में आता था? धनौरा, गजौला ब्लॉक में आता है और विधानसभा धनौरा है। तो वहां पे जाके देख लें कि सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव आज गारे में पड़ा हुआ है, गड्ढों में पड़ा हुआ है। वहां पे कोई विकास नहीं हुआ, तो धनौरा विधानसभा में पूरे में क्या विकास हुआ होगा? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम किया है दलाली करने का। दलाली किसमें करने का? मैं आपको बताऊं
कि बस स्टैंड बनवा दिए अपनी विधायक निधि से। दूसरा काम क्या किया, गेट बनवा दिए। ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इसमें कितने % की दलाली चलती है। 70% की दलाली रोडवेज पे और बस स्टैंड बनवाने में और गेट बनवाने में 70% की दलाली चलती है। 70% पैसा इन्होंने अपनी विधायक निधि का दलाली के रूप में लिया है। आप जाके देखें, आज की डेट में गजरौला मेन रोड पे ईंटों के ट्रैक्टर खड़े होते हैं जिनसे दिन की 200 रुपए की वसूली की जाती है। वो किसके खाते में जाता है? वो जाता है विधायक के खाते में। ये सिर्फ दलाली करने का काम कर रहे हैं। राशन डीलर बैठे हुए हैं, राशन डीलरों के धनौरा में जो खाद्य विभाग का जो गोदाम है वहां पे इनके लोग बैठे हुए हैं। सारा का सारा माल पहले ही ब्लैक कर दिया जाता है। अच्छा, आप हमें बताएं 2022 के चुनाव में क्या जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि आप एक शिक्षित युवा हैं और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव भी हैं, आपके पिताजी भी धनौरा विधानसभा से विधायक रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप? बदलाव मेरे मायने में देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब परिवर्तन होना ही है। अब परिवर्तन तब होता है कि अति तो हर चीज की बुरी है। इन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर दी है। जनता को मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाए वही बतेगा। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे, सांप्रदायिकता फैलाने पे, भेदभाव फैलाने पे, लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है भाजपा। यही केंद्र में हो रहा है, यही प्रदेश में हो रहा है। हमारी जनता को सुविधाएं चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोजगार चाहिए, जो ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हमारा मुद्दा है कि आप जनता को रोजगार दो, व्यापार दो। आज की डेट में, आज के समय में व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, क्योंकि हमारा देश 70% कृषि प्रधान देश है। जब किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, तो व्यापार कहां से आएगा? 3 अध्यादेश जो ये लेकर आ रहे हैं वो किसानों को बर्बाद करने का अध्यादेश है, जिसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ी सड़कों पे भी उतरेंगे, और अगर पसीना बहाएं तो पसीना बहाएंगे, खून बहाना हो तो खून भी बहाएंगे। सर, हमारे देश के प्रधान, सर आप हमें बताएं कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि किसान परेशान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगना हो गई है, किसान खुशहाल है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर क्या तो प्रधानमंत्री जी किस बेस पर कहते हैं या फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है? इसके बाद खुल कर बताइए। साहब, मुझे प्रधानमंत्री जी के आंकड़ों का तो पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी किस बेस पे कहते हैं या मुख्यमंत्री जी किस बेस पे कहते हैं। मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे किसान भाई मेरे साथ में हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि लागत मूल्य जो है फसल की वो तो बढ़ती जा रही है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड हैं, लागत का जो भी है, खाद के रेट, यूरिया नहीं मिल रहा, लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है और समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। तो किसान जाके करे क्या? आत्महत्या ना करे तो करे क्या? सबसे पहले ये कहा गया था 2014 के भाषण में, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने अपने चुनावी भाषण शुरू किए थे, तो सबसे पहले ये कहा था कि पहली मीटिंग में बनते के साथ ही किसानों की कर्जा माफी होगी। यही मैनिफेस्टो में यूपी में कहा गया कि सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी होगी। किस किसान का कर्जा माफ हुआ? तो प्रधानमंत्री जी के दोबारा जो मैनिफेस्टो था बीजेपी पार्टी का, क्या वो एक जुमलेबाजी थी? केवल जुमलेबाजी है, बिल्कुल ही जुमलेबाजी है। और ये तो उन्होंने खुद स्वयं कबूला है कि 15 लाख जुमलेबाजी थी। ये तो हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख पे विश्वास मत कीजिएगा, खाते में नहीं आने वाले। सबके जीरो बैलेंस के खाते खुलवा दिए। खाते खुलवाने के बाद उनमें से
बीमा की राशि तो कट जाती है, पर उसमें किसान पैसा डाले कहाँ से? जीरो बैलेंस खाता खुला था, उसमें आप बीमा राशि क्या न्यूनतम अगर बैलेंस नहीं होगा और आप उस पर सरचार्ज लगा दे तो ये कहाँ का नहीं आए? भाई आपने खुलवाए क्यों थे वो खाते? लोगों को एक सपना दिखा दिया कि जीरो बैलेंस का खाता खुलवा दो तो इसमें 15 लाख रुपए आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से भी, अपने गृह मंत्री जी से भी और अपने योगीनाथ जी से भी कि किसी एक किसान के आप बता दीजिए कि उसके खाते में 15 लाख रुपए आए। अच्छा, जैसे कल 17 सितंबर था, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो इस जन्मदिन को देखने में आया है कि और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आम जनता ने इसका विरोध किया है, तो इसके बारे में बताओ। साहब, मैंने भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया बेरोजगार दिवस के रूप में, इंटरनेशनल जुमलेबाजी के दिवस पे। मैंने भी सबको शुभकामनाएं दी और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, आज जो बेरोजगार युवा हो रहे हैं और सरकार ने वादा किया था हम नौकरी देंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जितने हमारे युवा हैं वो बेरोजगार, उनके पास कोई नौकरियां नहीं है। तो आखिर नौकरी का भी एक जुमलेबाजी नहीं? तो मेरे जानकारी के मुताबिक तो कोई नौकरी किसी युवा को नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी नौकरी है युवाओं के पास, बहुत ज़्यादा नौकरी है, क्योंकि जियो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फ्री डेटा दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जियो पे नेटवर्क आ जाता है, न्यूनतम बैलेंस पे आप जियो देखो, व्हाट्सएप करो, रमी खेलो, पर रोजगार की बात मत करो। तो ये युवाओं को रोजगार देने वाली बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क देने की बात है कि आप मोबाइल पे व्यस्त रहो और जुमलेबाजी और किसी भी राजनीतिक बात पे, व्यवस्था के बात पे, अर्थव्यवस्था के बात पे, नौकरी के बात पे कोई बात ना करें। ये एक खिलौना दे दिया है। सर, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे देश आगे बढ़ सकता है, कैसे विकास कर सकता है देश? सर, विकास तो कर रहा है मोदी जी के हिसाब से, योगी जी के हिसाब से। आप किस हिसाब से देखते हैं विकास? विकास है, विकास तो बहुत है भाई। 46वें रैंक से अंबानी जी 4th रैंक पे आ गए विश्व के, तो ये विकास नहीं है क्या? अंबानी जी तो आ गए, लेकिन हमारे देश की जनता का विकास कैसा है? अडानी जी आ गए। अडानी जी अब पहले ऑस्ट्रेलिया में करते थे कॉन्ट्रैक्ट खेती, अब इंडिया में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट खेती। तो विकास तो हो रहा है, अंबानी जी का हो रहा है, अडानी जी का हो रहा है। लेकिन आम आदमी पे सराहा क्या है? सर, आम आदमी की चिंता कहाँ है इन्हें? इनको तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों की चिंता है। तो सर, जैसे अपने देश की इकोनॉमी पर बात की जाए, अर्थव्यवस्था पर बात की जाए, तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23.99 पॉइंट पर आ गई है। और तो इस अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, हमारी डाउन हो रही है, माइनस में जा रही है, तो क्या कारण है इसका? कारण तो मैं आपको बताऊं कि 3 मेन कारण है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन। हमारा देश, सर लॉकडाउन तो अभी 6 महीने की बात है, हमारी इकोनॉमी तो इससे पहले भी गिर रही थी, इससे पहले भी डाउन हो रही थी, तो लॉकडाउन कैसे आप? पर ये तो सारा दोष लॉकडाउन को दे रहे हैं ना, कोरोना को दे रहे हैं। ये बात कौन समझ रहा है कि पिछले 6 साल से जो इकोनॉमी गिर रही थी उसको देख कौन रहा है? एक मीडिया में चला दिया गया है कि अर्थव्यवस्था पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। सुशांत सिंह राजपूत ने एक आत्महत्या क्या कर ली, उसी के बारे में करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, रिया के पास ड्रग्स कहाँ से आई, आपने इसका पता लगा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलवामा में आदेश कहाँ से आया, क्यों नहीं पता लगाया आपने? क्यों देवेंद्र सिंह पे एनएसए नहीं लगी और क्यों उसको जमानत दे दी गई? आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि वो रिया की ड्रग्स के बारे में तो बात कर सकता है, पर आरडीएस कहाँ से आया उसके बारे में क्यों नहीं पता करता? तो सर, इसके बारे में क्या राज है आखिर कि हमारी सरकार, जो हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, तो
तो आखिर वहाँ पर आरडीएक्स की गाड़ी पहुँच जाती है, विस्फोट कर देती है, बड़ा हादसा कर देती है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो इसके बारे में तो अभी तक ना तो आपकी पार्टी ने इसके ऊपर कुछ विचार रखा है, किसी ने बात की है, आप हमें बोलिए। जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर का कोई शहीद हो या यूपी का कोई भी शहीद हो, वहाँ पे गए हैं, सांत्वना दी है, वहाँ पे जाके सहानुभूति भी दी है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से बीजेपी के नेता में से कौन वहाँ पे गया, किस शहीद के पास गए हैं और किस शहीद के परिवार को नौकरी देने का काम किया, और क्यों नहीं पता चला अब तक कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। पूरा मीडिया जो है वो लगा हुआ है भाई सुशांत राजपूत, कंगना रनावत, उन सब के बारे में बात करते हैं, क्यों नहीं पता करते? पुलवामा अटैक की क्यों नहीं जानकारी होती है, क्यों उसके बारे में जांच नहीं होती है? इस समय जो हमारे स्तंभ है देश के, चाहे वो सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब कुछ, इलेक्शन कमीशन हो, सब कुछ इनके अंडर में चल रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हमारे देश की, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में जो हमारा देश, हमारा मुल्क है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ चल रही है मोदी की तानाशाही। सर आप हमें बताइए, एक जियो आ गया, आदेश आ गया कि अब 50 साल की उम्र के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की उम्र तो 70 साल है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो जब एक 70 साल का व्यक्ति 18 घंटे काम कर सकता है, तो क्या 50 साल की उम्र वाले को रिटायर करने की क्या वजह है? क्या वो काम नहीं कर सकता है? निश्चित तौर पे अगर वो ये अध्यादेश ये लेके आते हैं जियो, तो निश्चित तौर पे उनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि मैं काम कर सकूँ, क्योंकि मेरी 70 साल की उम्र है। अगर एक सरकारी कर्मचारी 50 साल की उम्र में रिटायर किया जाता है, पुलिस विभाग के जितने भी दरोगा तक के जितने भी अधिकारी हैं उनको अगर रिटायर किया जाता है, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और बोले कि मैं अब काम करने के लायक नहीं हूँ, अपने घर पे बैठें और ये कमान किसी और को सौंपें। और ये थे हमारे साथ धनौरा विधानसभा के कपिल चंद्रा जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव हैं। और कपिल चंद्रा जी का वो चेहरा है, वो नाम है जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, जो एक युवा भी हैं और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। काविंदर कैमरामैन के साथ इकबाल अंसारी, आईना सच न्यूज़ चैनल, अमरोहा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।